नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यहां पहली बार रागगीत का विमोचन किया है और इस अवसर पर लोक गायकों की शानदार जुगलबंदी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संगीत के माध्यम से ही यहां सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि लोक भाषा और लोक संस्कृति से जुड़ी ऐसी प्रस्तुतियां जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और गीत को खूब सराहा गया। उत्तराखंड की पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर तेज हो गया है। तापमान में लगातार गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय जिले के उन क्षेत्रों में जहां बर्फबारी की संभावना रहती है वहां लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियों को जेसीबी मशीनों और पर्याप्त मैन पावर की तैनाती के ही निर्देश दिए गए ताकि सड़कें अवरुद्ध ना हो और आवागमन सुचारू बना रहे। इसके साथ ही शीतलहर के बचाव के लिए यहां सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने, रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ाने, जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं, शीतलहर को लेकर चूँकि गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे और सड़कें जहाँ बर्फ़ जम जाती है, उन स्थानों पर भी पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग जो हमारे बीआरओ हैं या अन्य इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे कि आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना इत्यादि न हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस इस मामले में हमलावर है तो भाजपा ने भी आक्रामक रुख अपना लिया है। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार ने अंकिता भंडारी मामले में न्याय सुनिश्चित किया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे। हनी पाठक ने नन्ही परी हत्याकांड और नारी निकेतन प्रकरण में विपक्ष की निष्क्रियता को भी सवालों के घेरे में रखा और कहा कि अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। सरकार ने पूरी तरीके से उत्तराखंड की बेटी के साथ न्याय वाले कार्य किए हैं। उनको बेल किसी भी हालत में नहीं होने दी है। अंकिता भंडारी जी की माता जी ने अपना वकील बदलने की बात करी थी, वो भी करके दिया और किसी भी प्रकार से कहीं भी कानून की तरफ से ढीला हवाली नहीं होने दी। हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, अपना दृढ़ संकल्प को दर्शाते हुए उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई है। और जहां तक रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष को अपने आईने में एक बार झांक कर देखना चाहिए था कि नन्ही परी जब हत्याकांड हल्द्वानी में हुआ था, उसके बाद आज तक क्या उन दोषियों को सजा वो दिलवा पाए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस केस को खोला और नारी निकेतन का प्रकरण भी, जो विक्षिप्त महिलाओं के साथ दुराचार उन लोगों की पार्टी के लोगों ने किया था, पूरे जगह पे ये चीजें निकल कर आई थी, तो उसका भी आज तक इन्होंने कोई भी कार्य किया नहीं और कैसे करेंगे, क्योंकि स्वयं हरीश रावत जी ने ये चीज स्पष्ट रूप से कही थी कि जिसको जिस विभाग से खाना है खा लो। डोईवाला के शेरगढ़ में गुरुद्वारे में वीर बालक दिवस के ही अवसर पर यहां धर्म, सत्य, संस्कृति और राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले गुरु गोविंद महाराज के वीर साहिबजादों को नमन करते हुए डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीर साहिबजादों का बलिदान आने वाली पीढ़ी और धर्म, न्याय और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। तत्पश्चात संगत ने यहां सुखमनी पाठ के साथ सतनाम वाहेगुरु का भी जाप किया। वहीं खैरा पंजाबी ढाबा द्वारा वीरपाल दिवस के ही अवसर पर लंगर का आयोजन किया गया। अजीत सिंह ने बताया कि जिस तरह से साहिबजादे ने क्रूर मुकुल शासन की नीतियों का डटकर सामना किया, आज गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलकर ही समाज को मजबूत किया जा सकता है। वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 से पूरे देश के उनके निर्देश पर ये पूरे देश के अंदर जो है वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है
और आज हम लोग अपने शेरगढ़ माजरी में जो हमारा पवित्र गुरुद्वारा है, आज यहाँ पर हमने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे थे उनके लिए आज यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सिख गुरुओं का जो त्याग बलिदान देश के लिए रहा है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, वो हमेशा रहे। और हमारे इस भूमि में वीर महापुरुषों की भूमि है, वीरों की भूमि है। यहाँ कई महापुरुषों ने जन्म लेकर के अपने धर्म के, हिंदू समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना बलिदान दिया है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों ने देखिए, आज वीर बाल दिवस को मनाते हुए हमें उन साहिबजादों को जिन्होंने अपने देश दुनिया की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपना बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए कभी झुक नहीं सकते। हम जान दे सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। आज हमारे जो साहबजादे बलिदान हुए, उनके इस इतिहास से हम एक प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे हमारे समाज को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी को, उनको भी उनकी शहादत से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने 26 दिसंबर को उन वीर साहबजादों के बलिदान को एक अपनी अस्मिता से जोड़ते हुए उन्होंने ये वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर को मनाने का जो प्रयास किया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक साहिबजादों का शहीदी गुरुपुरब मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हर जगह पूरे इंडिया, भारत, ऑल वर्ल्ड में दूध के लंगर लगाए जाते हैं। शहीदी गुरुपुरब में गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने इस देश के लिए, अपनी कौम के लिए और हिंदू लोगों के लिए भी, इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी शहीदी दान की थी। जिससे कि साहिबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े अजीत सिंह जी, फिर जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी। आज 26 तारीख को 2 साहिबजादे नींव में चिन के शहीद किए गए थे सरहंद में, जिसके उपलक्ष्य में कल शहीदी दिहाड़े का लास्ट दिन है, जिसमें हमने आज गुरु का लंगर यहाँ पे खैर ढाबे पे माजरी में लगाया हुआ है। जैसे कि लोग जानते हैं, साहिबजादों ने कौम के लिए भी, दूसरों के लिए भी, सभी इस पूरे देश के लिए उन्होंने अपनी रक्षा, दूसरों की रक्षा, सबके लिए, मान सम्मान के लिए अपने जान प्रदान किए हैं। उनके बड़े दादाजी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू पंडितों के लिए भी अपना सिर तली पे रख के अपना कलम करवाया था, जो कि आप जानते हैं, जिनका गुरुद्वारा शीशगंज साहब आपका दिल्ली में है। फिर गुरु जी ने अपने 4 पुत्र वार के आज हिंदुस्तान की नींव रखी थी, तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये गुरु का लंगर लगाया हुआ है। तो सरकार की जन जन की सरकार और जन जन की द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड गदरपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनंदखेड़ा में वृद्ध बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में यहाँ न्याय पंचायत आनंदखेड़ा क्षेत्र की लगभग 16 ग्राम पंचायतों और अन्य आम जो जनता है, इन्होंने भाग लिया और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया गया। शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा, ब्लॉक प्रमुख ज्योति गोरोवर और उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने किया। बहुउद्देशीय शिविर में 23 विभागों ने स्टॉल लगाकर जनता को योजनाओं की जानकारी दी और लाभान्वित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में पिछले 4 साल में जन कल्याण की सरकार चल रही है, उन्होंने संकल्प लिया है जन जन की सरकार जनता के द्वार। ये 45 दिन का अभियान है। ये 45 दिन के अभियान के रूप में सरकार के सभी विभाग, जिनसे आम जनता का सरोकार होता है, वो हर न्याय पंचायत में जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ समाज कल्याण से लेके, तहसील से लेके, खाद्यान्न विभाग से लेके, स्वास्थ्य विभाग से लेके, स्वास्थ्य विभाग एक्सरे कर रहा है, ब्लड सैंपलिंग चेक कर रहा है, समाज कल्याण विभाग हमारी वृद्धावस्था पेंशन, हमारी विधवा पेंशन, हमारी विकलांग पेंशन, और साथ ही साथ हमारे जितने अन्य विभाग हैं, खाद्यान्न विभाग है, राशन कार्ड की कोई समस्या है, राशन कार्ड की समस्या, लेबर जो है हमारा श्रम विभाग है, लेबर कार्ड की समस्या है, उनके लेबर कार्ड की समस्या की जा रही है, उसका समाधान किया जा रहा है। डेयरी विभाग के लिए है।
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस अब मुखर दिखाई दे रही है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पौड़ी में बड़ी रैली की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को 10 दिन का समय दिया गया है और अगर इस दौरान जांच या सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए तो 6 जनवरी के बाद पौड़ी में रैली और आंदोलन किया जाएगा। गणेश गोंदियाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट इस मामले को जाति से जोड़ रहे हैं, अनुसूचित जाति का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो पूरे समाज का अपमान कैसे हो सकता है। मैंने सरकार को 10 दिन का समय दिया कि सरकार 10 दिन में ये तमाम जो बातें उठी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आरोपी हैं, जो संभावित अपराधी हैं, उनकी तहकीकात करे और मुकदमा उन पर दर्ज करें और ईमानदारी से सरकार इसकी जांच करे। लेकिन सरकार की मंशा मुझे लग नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के उलझुल बयान मामले को और उलझाने का काम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। मैंने तो सोचा कि ऐसी छोटी बातों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना खुद अपनी भी तौहीनी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पहले तो खुद ही हटा देना चाहिए। नहीं हटा रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी इस्तीफा देना चाहिए। क्या बात करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति का नाम आया कि ये व्यक्ति वो तथाकथित वीआईपी है और उनकी पार्टी के एक विधायक, पूर्व में जो विधायक रहे हैं, उनका और उनकी पत्नी का आपस का वार्तालाप वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि वो यही वीआईपी है। अब चूंकि किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में देखा जा रहा है समाज में, तो सरकार को क्या उस व्यक्ति के हित में भी जांच नहीं करनी चाहिए कि ये है कि नहीं है? सरकार को जांच करनी चाहिए। और ऐसे में भट्ट जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं, कांग्रेस का क्या मतलब है इससे? एक अपराध हुआ, कांग्रेस तो ये कह रही कि जांच होनी चाहिए। अब भट्ट जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति का अपमान कर दिया। सच में तो भट्ट जी, आपकी पार्टी ने किसी जाति का अपमान किया है, क्योंकि आप उनकी जाति बता रहे हैं। एक अपराधी, संभावित रूप में जो अपराधी है, उसकी जाति को बताकर आप एक वर्ग का अपमान कर रहे हैं। फिर उसके बाद कल मैं और सुन रहा हूँ, मैं कल तक तो चुप रहा कि भाई चलो एक बार इन्होंने गलती कर दी। अब कल क्या बोल रहे हैं कि मैंने सुना कि उनकी पत्नी ने, पूर्व विधायक की पत्नी ने महेंद्र भट्ट जी पर भी आरोप लगा दिए। डोईवाला की माजरी ग्राम पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और शिविर ग्राम प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और कार्यक्रम में डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला, राज्य मंत्री मधु भट्ट, उप जिलाधिकारी अपर्णा डोटियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनमें कई का मौके पर ही समाधान किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। की सरकार है और जन जन के द्वार है। ये कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है कि हम लोग, जो जनता ने हमें चुना है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का रहता है कि मैं जनता के बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, उन्हीं के बीच में अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत ही उचित रहेगा। और उसी के तहत ये आज बहुउद्देशीय शिविर जो लगा है, बड़ी संख्या में सुबह 9 बजे से मैं देख रही थी कि बहुत सारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और उन रजिस्ट्रेशनों के माध्यम से जो हमारे अधिकारीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका समाधान भी यहीं पे किया जा रहा है। और कुछ समस्याएं ऐसी है जो बहुत लंबे समय से जो लटकी हुई थी, उन समस्याओं का भी समाधान होगा। साथ में जो नई कई ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान कई बार क्या होता है कि जो हमारे शिविर में आए हुए लोग हैं, उनको वो सुझाव भी देते हैं कि समस्या का समाधान इस प्रकार से होता है। तो मुझे लगता है कि दोहरा लाभ हो रहा है यहाँ पे आकर। हमें भी इसका सरकार को भी और जो हमारा जो संगठन भी है और साथ में जो हमारे अधिकारी गण हैं, उसका एक समन्वय भी बनाया हुआ है। और हमने समन्वय के रूप में जो हमारे यहीं इसी क्षेत्र के जो, चाहे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे वीडीसी मेंबर हो और हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो भी सब साथ में मिलकर हम जनता की सेवा के लिए जितनी भी हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, वो योजना उन तक पहुँचे
और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो, ताकि उन योजनाओं की जानकारी भी यहाँ के शिविर के माध्यम से हो और उनका उनका लाभ भी मिले। तो तभी ये आज शिविर लगाया है और ये सार्थक भी मुझे लगता है कि इससे जनता को भी लाभ मिलेगा और सरकार को भी लाभ मिलेगा। मेरा नाम निशा, मैं ग्राम प्रधान माजरी ग्रांट से। आज हमारी ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा प्रशासन गांव की ओर से अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी न्याय पंचायत माजरी ग्रांट, जीवनवाला, कालूवाला, बड़ोवाला आते हैं और हमारे यहाँ माजरी ग्रांट की पंचायत में एसडीएम, बीडीओ साहब, कई अन्य अधिकारी विभाग से आए हैं और हमारे गांव के जो लोगों की समस्याएं वो सुन रहे हैं। हमारे गांव के लोग इन समस्याओं का लाभ उठा पा रहे हैं। संपूर्ण विभाग यहाँ पर पहुंचे। 23 विभाग जो सरकार जनता के द्वार का ये प्रोग्राम चल रहा है माजरी ग्रांट में, न्याय पंचायत वार ये प्रोग्राम है। तो सभी ग्राम सभाओं से यहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं और जैसे कि समाज कल्याण विभाग या विद्युत विभाग और राजस्व विभाग के संबंधित नलकूप विभाग, पेयजल विभाग के संबंधित लोगों की जो समस्याएं रहती हैं छोटी छोटी, तो उनका यहाँ पर मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम विभाग यहाँ पर अपना सभी प्रदर्शनी आप सभी की विभागों की यहाँ पर लगी है और शिकायत का भी एक काउंटर लगा है कि जहाँ पर जो काम तहसील प्रशासन तहसील के चक्कर काटने से या विभागों चक्कर काटने से नहीं होते हैं, तो उनका भी समाधान आज यहाँ कर रहे हैं। और ये तो इसकी बहुत हम सराहना करते हैं कि सरकार का जनता का जो ये प्रोग्राम जनता के द्वार प्रोग्राम है बहुत और सफल ये प्रोग्राम आज भी आपको देखने में लग ही रहा है कि सफल ये प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का हम भी करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हर एक ग्राम पंचायत, हर एक न्याय पंचायत के माध्यम से होने चाहिए। लक्सर में 24 दिसंबर को कोर्ट में पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी विनय त्यागी पर ओवरब्रिज के पास अज्ञात बदमाशों ने गोलाबारी की थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान आज सुबह एम्स ऋषिकेश में इसकी मौत हो गई। एम्स प्रशासन ने उसे मृत घोषित कर दिया। विनय त्यागी आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती था। मौत की सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया गया। पोस्टमार्टम एम्स ऋषिकेश में किया जा रहा है और एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में आपसी रंजिश के चलते हमला करने की बात सामने आई और पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। सुबह हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि एम्स में उपचार के दौरान अपराधी विनय त्यागी की मृत्यु हो गई है और क्योंकि वो न्यायिक अभिरक्षा में था, पुलिस अभिरक्षा में उसे लाया जा रहा था, जब उस पर 2 हमलावरों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें दोनों ही हमलावरों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है और विनय त्यागी को एम्स में उपचार के लिए रेफ़र किया गया था, जिसमें आज सुबह उसकी मृत्यु का समाचार हमें मिला है। इसलिए तत्काल 103 BNS के तहत आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। ये किसी गैंगवार का नतीजा या कुछ और तो नहीं है। सभी पहलुओं को हम लोगों ने खोला है और सभी के हिसाब से हम लोगों की जो हम विवेचना है वो आगे बढ़ रही है। जो हमलावर हैं उनके द्वारा अपने पर्सनल रंजिश को आगे रखते हुए, पैसों के लेन देन को रखते हुए इस हत्या को करना बताया था, लेकिन अगर उनके पीछे और भी कोई शामिल है, सभी पहलुओं की जांच हम लोगों के द्वारा। जैसे अपराधी पकड़े गए थे, क्या अंदर से मामला कुछ समझ आया है? मैं वही कह रहा हूँ, ये गैंगवार का भी अंदेशा इसमें हो सकता है क्योंकि ये जो अपराधी हैं जिनके द्वारा ये घटना की गई थी वो विनय त्यागी ही गैंग से जुड़े हुए थे, इन्हीं के लोगों से जुड़े हुए थे, पिछले 2 साल से इन्हीं के संपर्क में थे और उसके द्वारा बताया गया कि आपसी जो पैसों को लेकर इनके बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसको लेकर इन्होंने हत्या की है। लेकिन अगर इसमें किसी और ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है या कोई और गैंगवार में कोई और सम्मिलित है। तो देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के तौर पर काम हो रहा है, लेकिन एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट पर भी आप देखिए चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है और साथ ही साथ यहाँ ये तकनीक उन मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है जिन्हें परिवार में मैचिंग ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं मिल पाता। तो ESRD से पीड़ित अदिति को उनकी मां सुनीता की किडनी प्रत्यारोपित की गई है, जिससे वे नया जीवन शुरू कर सकेंगी। मैक्स अस्पताल की एसोसिएटेड डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने बताया कि किडनी की मांग आपूर्ति से ज़्यादा है और यहाँ इनकैपिटल जो ट्रांसप्लांट है, यानी कि इनकम्पैटिबल जो ट्रांसप्लांट हो रहा है, इसमें सफल और मान्य तकनीक है, जिसे भारत में चुनिंदा केंद्र ही सुरक्षित रूप से कर पा रहे हैं। पिछले 1 साल से हीमोडायलिसिस पे थे। ये हमारे यहाँ की फॉलोअप थी, यंग लड़की है,
उनको हमने ये एक्सप्लेन किया था कि किडनी ट्रांसप्लांट क्योंकि यंग है इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनके पास कोई डोनर नहीं था एबीओ कंपैटिबल फैमिली में, तो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट के लिए उनको बताया गया। तो क्योंकि ये फर्स्ट था उत्तराखंड में, तो हमने उनको बताया है कि ये पहली बार हो रहा है, वी नो इट। हम जब पढ़ते थे तब हमने ये किए हुए हैं, बट क्योंकि उत्तराखंड में कभी हुआ नहीं था, द पेशेंट एंड द फैमिली हैड कंप्लीट फेथ इन अस, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से ये हमारे हॉस्पिटल में ही डायलिसिस पे है। तो दे वेंट हेड विद इट। हमने ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो भी इसमें एसोसिएटेड रिस्क, एसोसिएटेड बेनिफिट्स होते हैं, एंड दे कम्प्लीटली हैड फेथ इन अस, और हम शायद उस पर खरे भी उतरे। तो काशीपुर क्षेत्र में यहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रोजी रोटी की तलाश में आए हुए एक कश्मीरी युवक के साथ कुछ शरारती तत्वों ने अभद्रता की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मामले का संज्ञान लिया और उनके निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली काशीपुर में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एसपी ने यहां अपनी बात रखी और एसएसपी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक, कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी संज्ञान में आया है कि वीडियो हटाए जाने के बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे पुनः विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा रहा है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनपद में व्यापार कर रहे सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का दायित्व है और इस संबंध में आवश्यक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। आमजन से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। देहरादून में उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि भले ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्या समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा मिल चुकी हो, लेकिन हत्याकांड की रात रिजॉर्ट में ही यहां आए हुए कथित वीआईपी को लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं। हरीश रावत ने मांग की है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिल सके। सीबीआई जांच वो भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए और हम अंकिता हत्याकांड की जांच चाहते हैं। तो देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में शीतलहर की दस्तक से ठंड तेज हो गई है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती ठंड का असर अब वन्य जीवों पर भी दिखने लगा है। इसे देखते हुए देहरादून जू प्रशासन ने जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए यहाँ देखिए विशेष इंतजाम किए हैं। जू में वार्डों में हीटर लगाया गया है, गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और संवेदनशील जानवरों को गर्म शॉल विस्तृत किए गए हैं, यानी कि उनके बिस्तर जो हैं वो भी तैयार किए गए हैं। सभी पे पड़ता है, पर जो छोटी चिड़िया हैं उन पे ज़्यादा पड़ता है। छोटी चिड़ियाएँ जो है कि वो मर भी जाती हैं ठंड के कारण, जैसे पाला पड़ता है,
तो वो प्रभावित ज़्यादा होती है छोटी चिड़िया, और बड़ा तो थोड़ा बहुत अपने को मेंटेन कर देता है। तो ये है। अभी तक कोई ऐसी मतलब कोई ना ऐसी घटना तो नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं है। बट पहले पिछले टाइम पे होता है कि अभी तो ठंडी इतनी पड़ी नहीं, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी है, तो हमने काफ़ी अच्छे बाड़ों के आसपास जितनी भी घास थी और छोटी जो पत्तियां थी वो कटवा दी हैं, क्योंकि जो बाड़ी के अंदर धूप चली जाए। और शाम को हम फिर वो जो तिरपाल है उससे ढक देते हैं, जो पाला न पड़े। बल्कि मकाऊ है हमारे पास, तो मकाऊ में हम शाम को आगे से कंबल से कवर भी करते हैं कि जो उस पर ठंड न जाए। तो इस तरीके से हम ठंड का इंतजाम कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं हमारे बाड़ों में ऐसा कोई वो नहीं है। और बस खाने का चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।